हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, चैलेंजेस बिफोर नेशन बिल्डिंग। तो दो लेक्चर हम ला चुके हैं। पहले लेक्चर मैंने बताया था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने क्या क्या चैलेंजेज हुआ करते थे। सेकंड वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पार्टीशन की कहानी बताई थी कि कैसे देश का विभाजन हुआ। तो विभाजन के दौरान क्या क्या हमें समस्याएं झेलनी पड़ी, वो भी चीज़ हमने डिस्कस करी। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिली स्टेट्स। आपको पता है जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 565 प्रिंसिली स्टेट्स हुआ करते थे। इन 565 प्रिंसिली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, कैसे हमारा एक भारत बना, यूनिफाइड इंडिया बना, वो कहानी हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इन सारे के सारे प्रिंसिली स्टेट्स को एक करने वाले, इनके पीछे एक ही नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हम आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं आयरन मैन ने इन 565 प्रिंसिली स्टेट्स को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी कंडीशन, हमारी तस्वीर कुछ अलग ही होती। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले भारत में दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। एक तो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जहाँ पे राजा रूल करते थे, और दूसरे हुआ करते थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है प्रिंसली स्टेट्स, और ये येलो कलर में जो दिखा रखा है ये है ब्रिटिश इंडिया। और जब देश आज़ाद हो चुका था तो तीन स्टेट तो ऐसे थे जिन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम ना तो भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में। एक तो था हैदराबाद, एक था आपका जूनागढ़, और एक था आपका कश्मीर। इन तीनों ने तो क्लियरली मना कर ही दिया था। हालांकि बाद में इन पर एक्शन लिया गया और इनको भी एक कर दिया गया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का एकीकरण। इसको यूनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ध्यान देना। इंटीग्रेशन को और क्या बोल सकते हैं? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब है एकीकरण। तो जो 565 प्रिंसिपल स्टेट्स हुआ करते थे, इनको कैसे एक किया गया, ये प्रोसेस अब हम समझेंगे। इसको एक करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने अभी जस्ट बताया था, हमारे पहले डिप्टी पीएम और पहले हमारे होम मिनिस्टर भारत के वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसिली स्टेट्स। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के टाइम पर भारत में दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। ये जो ब्लू में दिखा रखे हैं ये तो हैं प्रिंसिली स्टेट्स, और जो येलो में दिखा रखे हैं ये हैं आपके ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मैंने बताया था ये जो ब्रिटिश स्टेट हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, यहाँ पर अंग्रेज खुद रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स में यहाँ के राजा रूल करते थे। मगर ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, इनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे अंग्रेज। कैसे कंट्रोल करते थे? प्रिंसली स्टेट्स के दरबार में एक क्या बिठा देते थे? ये पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर बिठा के रखते थे। ठीक है ना। तो ये जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा रूल हुआ करते थे, जिनको अपॉइंट किया जाता था वाइसराय के द्वारा। तो भारत में उस समय एक वाइसराय हुआ करता था। वाइसराय क्या करता था? ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हुआ करते थे, यहाँ पर कुछ गवर्नर या फिर बड़े ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे, वो इनको कंट्रोल करते थे। तो कुल मिला के आप इतना ध्यान रखना कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, और प्रिंसली स्टेट्स कंट्रोल किए जाते थे राजाओं के द्वारा। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो मेनी लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय द प्रिंसेस कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। छोटे या बड़े स्टेट्स जिनको प्रिंस रूल किया करते थे या राजा रूल किया करते थे, उनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। और प्रिंसली स्टेट्स एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी और सुजेरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ध्यान देना, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इनको कुछ ऑटोनॉमी दे रखी थी अंग्रेजों ने। अब यहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेज रूल तो नहीं करते थे, मगर प्रिंसली स्टेट्स ने बोला था कि हाँ, हमारे जो डैडी हैं वो कौन है? वो है ब्रिटिश। हमारे मतलब पप्पा हैं वो कौन है? ब्रिटिश हैं। मतलब हम ब्रिटिश के अंडर में रहकर क्या करेंगे? रूल करेंगे। हमारे ऊपर सुप्रीम कौन है? अंग्रेज हैं, और हम उनके अंडर में रह के काम करेंगे। तो मतलब इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन करने की जो पावर थी वो इनके प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के पास हुआ करती थी, मगर इनके सुपर डुपर बॉस जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिश हुआ करते थे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरामाउंटेंसी या सुजेरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो मतलब इनका सुपर, इनका पप्पा, इनका डैडी कौन है? अंग्रेज है, मगर ये इंटरनल अफेयर्स को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। या फिर हम कहें कि
इनडायरेक्टली इनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, अंग्रेज कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर राजा जो हुआ करते थे सिर्फ नाम मात्र के हुआ करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में जो 1/3 एरिया था, 1/3 लैंड एरिया था, वो प्रिंसली स्टेट्स कवर करते थे। और हर चार में से एक भारतीय प्रिंसली स्टेट्स में रहा करता था। ठीक है ना। ये मूवी आपने देखी होगी लगान, तो ये प्रिंसली स्टेट के राजा और यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट इनके दरबार में रहता है। तो आपने अगर देखा हो मूवी, तो ये पूरे राज्य को क्या करते हैं, चलाते हैं। मतलब राजा तो सिर्फ नाम मात्र के रहते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं थी। तो प्रिंसली स्टेट्स तो थे, मगर यहाँ पर भी कंट्रोल किसका था, अंग्रेजों का ही हुआ करता था। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या थी, देश जब आज़ाद हुआ था तो समस्या क्या आई हमारे सामने, तो समस्या को देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है। तो आपको बताएं ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, इन पर कंट्रोल हुआ करता था अंग्रेजों का। किसका कंट्रोल हुआ करता था, अंग्रेजों को कंट्रोल हुआ करता था। तो इंडिपेंडेंस से पहले जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया कि पहली बात तो भारत में अंग्रेजों का रूल खत्म हो जाएगा, और साथ के साथ में ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो पैरामाउंटेंसी है ब्रिटिश क्राउन की प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, ये भी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया कि एक तो भारत में हमारा रूल खत्म हो रहा है, साथ के साथ में हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि ये जो 565 प्लस स्टेट हुआ करते थे, अब ये लीगली क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। अब इनके ऊपर अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं रहेगा। साथ के साथ में एक और बहुत बड़ा अंग्रेजों ने यहाँ पर गेम खेला था। अंग्रेजों ने, आपको पता है, भारत को आज़ाद किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, और इस एक्ट के बारे में लास्ट वाले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या कहा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत एक तो भारत इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाएगा, और इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि वो फ्री हैं, वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। वो उनकी मर्जी है, उनकी विश पर इसको छोड़ दिया। ठीक है ना। ध्यान देना, अंग्रेजों ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत कहा कि एक तो भारत 2 भागों में बढ़ जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, और प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने बोला कि आप चाहो तो भाई इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मतलब नालायकों ने हमारे देश को जाते जाते और तोड़ने की कोशिश की थी। अब आप ही बताओ, जब आप किसी स्टेट के राजा हैं तो आप चाहोगे कि आपके हाथ में से जो पावर है वो चली जाए? कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके हाथ में से पावर जाए, सब चाहेंगे कि वो क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए। मतलब वो चाहते थे अंग्रेज कि जाते जाते भारत को और कई सारे देशों में डिवाइड करके चले जाएं। ठीक है ना। और ये जो डिसीजन लेना था ना, ध्यान देना, ये जो डिसीजन लेना था प्रिंसली स्टेट्स में, ये वहाँ की जनता को नहीं लेना था, ये वहाँ के रूलर्स को लेना था। वहाँ के रूलर्स डिसाइड करेंगे कि उनको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। ये डिसीजन जनता नहीं करेगी वहाँ रहने वाली, ये वहाँ के राजा करेंगे। और ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। अगर ये इतनी बड़ी समस्या थी कि जो हम एक भारत का जो सपना लेकर चल रहे थे, वो एक भारत का सपना इससे टूटने वाला था। ठीक है। और प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर स्टार्ट भी हो जाती है। जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस होते ही तो कई इंडिपेंडेंस से पहले ही कई सारे मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, भारत से अलग रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रावनकोर मैं आपको पहले मैप में बता देता हूँ। साउथ इंडिया में इस जगह पर आज की डेट में आपको पता है केरल है, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था, ट्रावनकोर हुआ करता था। तो ट्रावनकोर का जो रूलर था उसने अनाउंस कर दिया कि वो इंडिपेंडेंस रहेंगे। कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंस रहेंगे। निजाम ऑफ हैदराबाद के निजाम ने भी उससे अगले दिन डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हैदराबाद बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था पहले, इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम भी क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। भोपाल के जो नवाब हुआ करते थे वो भी नहीं चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करें। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनी थी, जिसका काम था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, तो भोपाल के नवाब ने बोल दिया कि हम नहीं इसको ज्वाइन करेंगे। वो नहीं चाहते थे, वो भी इसके खिलाफ थे। ठीक है ना। अब ये जो मतलब एक के बाद ये जो प्रिंसली स्टेट थे कह रहे थे कि हम आज़ाद रहेंगे, हम इंडिया में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या था, अगर सभी इसको फॉलो करने लग गए, अगर सभी एक के बाद प्रिंसली स्टेट यूँ कहे कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इंडिया कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। दिस रेस्पॉन्स ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट मीन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ
स्मॉल कंट्रीज। तो ये तो सीधा सीधा मतलब था, जब एक के बाद राजा कह रहे थे कि हम भी आज़ाद रहेंगे, हम भी आज़ाद रहेंगे, इसका मतलब ये था कि जैसे ही देश को आज़ादी मिलेगी उसके बाद भारत में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज बन जाएंगे। और ये चीज़ तो हमने कभी सोची नहीं थी। दिस द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनके लिए तो डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये तो फिर दोबारा से किसके अंदर में आ जाएंगे, मोनार्की के अंदर में आ जाएंगे। तो इसके लिए तो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी नहीं। आज़ादी की लड़ाई तो किस पर लड़ी गई थी कि भारत एक आज़ाद देश बनेगा, आज़ाद देश में हम सब साथ रहेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे, वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने मतलब एम की थी, ये चीज़ हमने मतलब लक्ष्य रखा था कि ऐसा हमारा देश बनेगा। मगर यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ अलग ही थी। Most of these princely state government were run in a non-democratic manner and rulers were unwilling to give democratic rights to their population। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनमें से ज़्यादातर स्टेट्स में तो जो सरकार चल रही थी वो कैसे चल रही थी, नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में चल रही थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। मतलब अलग ही प्रकार से यहाँ पर रूल चल रहा था। और यहाँ के जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स दें। डेमोक्रेटिक राइट्स देने का मतलब है जनता को बोले कि आप चुनाव लड़ सकते हो, जनता को बोले कि आपके बीच में से कोई रूलर इलेक्ट किया जाएगा, जनता को बोलेंगे सबको वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ अब देखो सिंपल सी बात है, अब किसी भी राजा के हाथ में जब पावर है तो वो नहीं चाहेगा कि वो उस पावर को छोड़े। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे वो, कई सारे प्रिंसली स्टेट के राजा नहीं चाहते थे कि वो अपनी गद्दी को छोड़ें, अपनी पावर को त्यागें। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी। चलो ये नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। तो गवर्नमेंट में आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों चीज़ें, दोनों पॉलिसी अपनाई। जिनको प्यार से समझाना था प्यार से समझाया, जो प्यार से नहीं माने तो उनको डंडे से समझाया। तो मतलब उन्होंने दोनों अप्रोच अपनाई। एक तो कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच उन्होंने अपनाई थी, पहले प्यार से फिर डंडे से। ठीक है, द इंटरिम गवर्नमेंट, जो टेम्परेरी जो गवर्नमेंट बनाई गई थी 1946 में, ध्यान देना उसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। द इंटरिम गवर्नमेंट टुक फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइज। तो जो गवर्नमेंट बनी थी उस समय, टेम्परेरी गवर्नमेंट जो बनी थी, उन्होंने कड़ा निर्णय लिया। वो नहीं चाहते थे कि भारत कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाए, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। अब हाँ, यहाँ पर एक मुस्लिम लीग, आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो पार्टी हुआ करती थी। मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका पूरा अपोज किया था। बट मुस्लिम लीग, यहाँ पर भी इनका क्या कहना था, मुस्लिम लीग कह रही थी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, इनको बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए कि ये जो चाहें वो करें। ये चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, ये चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, ये चाहे तो आज़ाद रहें, ये आज़ादी होनी चाहिए, ये कहना था मुस्लिम लीग का। मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही अपोज किया। ठीक है, और कहा कि प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी है, वो कुछ भी करें। ठीक है, तो ये और मतलब आग में घी डालने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय ये जिम्मेदारी ली किसने, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस इम्पोर्टेंट टाइम पर, इस क्रिटिकल घड़ी पर, ये जो बहुत बड़ी समस्या जो क्रिएट हो चुकी थी भारत के सामने, इस समय पर ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने मतलब इनको एक करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। तो ही प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। तो भारत के जो पहले डिप्टी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उनको मनाया और उनको चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के भेजा। और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये तैयार करके सारे प्रिंसली स्टेट को भेजा और वहाँ के रूलर्स ने उसको साइन किया। तो आज़ादी से पहले लगभग 1947 से पहले लगभग ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने क्या कर लिया था, साइन कर लिया था। उन्होंने कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। मगर आपको पता है 3 तो ऐसे थे जिन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो इट में लुक इजी नाउ बट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। अब ऐसा नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोल दिया कि चलो भाई अब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इतना इजी टास्क नहीं था 565 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए
देर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन द टुडेज उड़ीसा। आज की डेट में जो उड़ीसा हमारा स्टेट है वहाँ पर पहले 26 छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे। और जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, वहाँ पर 14 बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे, 119 स्मॉल स्टेट्स हुआ करते थे और बहुत सारे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे। सोचो इन सबको एक धागे के अंदर पिरोना, इन सबको एक भारत के अंदर लाना, इट वॉज रियली ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा टास्क था जिसको कंप्लीट किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशंस। गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी इन 3 चीज़ों से मतलब निर्धारित हुई थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? देखो, पहली बात, ज़्यादातर जो प्रिंसिपल स्टेट्स के लोग थे वो क्लियरली चाहते थे कि हम भाई भारत का, इंडियन यूनियन का पार्ट बने। ध्यान देना, पहली कंडीशन क्या थी? गवर्नमेंट को पता था कि ज़्यादातर जो प्रिंसिपल स्टेट्स के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो भारत में मिलना चाहते हैं। दूसरा, अब देखो, कुछ प्रिंसिपल स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे भारत में मिलें, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है, गवर्नमेंट भी थोड़ी सी डील देती है। तो गवर्नमेंट ने भी प्रिंसिपल स्टेट्स को बोला कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे कुछ क्षेत्रों में। ऑटोनॉमी का मतलब है हम आपको कुछ पावर देंगे कि आप भी मतलब अपने स्टेट में कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में चला सकते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप अपने क्षेत्र में कुछ चीज़ों को अपने हाथों में ले सकते हैं। जैसे मान लो पावर दे दी कि आपको इंटरनल अफेयर्स मेंटेन करने की आपकी जिम्मेदारी है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट भी मतलब चाहती थी कि भाई देखो, इतने बड़े लेवल पर एक तो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, तो अब ये आज़ादी मिली है तो ये व्यर्थ ना जाए, और ये छोटे छोटे मतलब कई टुकड़े जो हो जाएंगे ये सही नहीं। इससे बढ़िया तो ये है कि प्रिंसिपल स्टेट को कुछ ना कुछ क्या दे दी जाए? आज़ादी दे दी है, कुछ पावर से दे दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, या उस समय की जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको कुछ क्षेत्रों में ऑटोनॉमी देंगे, इन क्षेत्रों को सिर्फ आप कंट्रोल करोगे, बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और ये आइडिया किस लिए था? ताकि ये जो प्लूरलिटी जो थी हमारे देश में, जो विविधता थी, जो डाइवर्सिटी थी, इसको एक किया जा सके, इस डाइवर्सिटी को एक किया जा सके, भारत को यूनाइट किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने कैसी अप्रोच अपनाई? फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई। और ये किन स्टेट्स के खिलाफ अपनाई थी? जो स्टेट डिमांड कर रहे थे नहीं हम तो भारत से अलग रहेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, उन स्टेट्स के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर तो भारत में मिल चुके थे, ज़्यादातर जो जनता थी वो यही चाहती थी प्रिंसिपल स्टेट्स की कि भाई हम भारत में मिलें। दूसरा, कुछ जो स्टेट डिमांड कर रहे थे, कुछ अलग ही चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, तो उनको सरकार ने क्या किया? कुछ ऑटोनॉमी प्रदान कर दी। तीसरा ये था कि पार्टीशन हो चुका था, तो पार्टीशन का रिजल्ट हमने देख ही लिया था। इंडिया और पाकिस्तान 2 क्षेत्र बढ़ चुके थे, और यहाँ पर अब समस्या ये हो चुकी थी कि कैसे बाउंड्रीज को निर्धारित किया जाएगा, डिमार्केशन कैसे किया जाएगा टेरिटरी का, कौन सी चीज़ भारत में होगी, कौन सी चीज़ पाकिस्तान में होगी, कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा, कैसे बाउंड्री जो है उनको एक किया जाएगा। अब सरकार ने इस पर ज़्यादा फोकस दिया कि भाई अब हम इस पर भी फोकस देंगे। जो पार्टीशन हो चुका है, पार्टीशन के बाद का जो कहानी करनी है, पार्टीशन के बाद जो एक करना है चीज़ों को, पार्टीशन के बाद जो समस्या क्रिएट हुई है उस पर भी सरकार का मतलब क्या था? सबसे ज़्यादा ध्यान था। तो इस चीज़ को भी सरकार ने सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 से पहले पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वर कॉन्टिजियस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया इनटू इंडियन यूनियन। अब ध्यान देना, जो 1947 में 15 अगस्त को जो मतलब 15 अगस्त को तो आपको पता है भारत देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही 15 अगस्त 1947 से पहले ही जो भी स्टेट्स इंडियन टेरिटरी में आए थे उनमें से ज़्यादातर स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो भारत को ज्वाइन करेंगे और उनको भारत में मिला दिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इफ़र्ट्स की वजह से। मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ द स्टेट साइन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ध्यान देना, अब ये जो प्रिंसिपल स्टेट्स के रूलर थे इनको सरकार ने एक डॉक्यूमेंट भेजा, एक लेटर भेजा, उस लेटर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और जो प्रिंसिपल स्टेट्स के रूलर्स थे उनको ये जो डॉक्यूमेंट था ये साइन करना पड़ता था। इसको साइन करने का मतलब है कि अब वो भारतीय यूनियन, इंडियन यूनियन के क्या बन चुके हैं? पार्ट बन चुके हैं, भारत का क्या बन चुके हैं? पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था और जिसको मतलब प्रिंसिपल स्टेट्स के रूलर्स को साइन करना पड़ता था भारत में जुड़ने के लिए, तो उसका डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा इसका मतलब वो जो प्रिंसिपल स्टेट है वो किसका पार्ट बन चुका है? इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुका है।
अब कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो मतलब ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इनको ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट था, हालांकि इनको भी बाद में ऐड किया जाता है। जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ का इशू प्लेबिसाइट के द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है। प्लेबिसाइट में क्या होता है, लोगों से पूछा जाता है, प्लेबिसाइट में लोगों से पूछा जाता है कि आप यस या नो में, मतलब उनसे आंसर लिया जाता है कि आप क्या चाहते हो। अब जैसे जस्ट एक एग्जांपल था, यहाँ पे जो जूनागढ़ में ज़्यादातर हिंदू लोग रहा करते थे और जनता जो थी वो चाहती थी कि हम भारत में मिलें, तो यहाँ पर रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कराया गया और जनता ने कहा कि हम बिल्कुल भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और उसी के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया। ठीक है। हैदराबाद की कहानी हम देखेंगे, कश्मीर की कहानी भी देखेंगे, ठीक है, और मणिपुर, ये जितनी भी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कश्मीर के बारे में तो नहीं दे रखा, मगर दो टॉपिक दे रखे हैं, मणिपुर और हैदराबाद, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये कहानी है 1947 की। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्टेट हैं, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़, ये जो भारत में नहीं मिले थे, इनको हम देखेंगे एक एक करके। थोड़ा सा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में भी दे रखा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका जन्म हुआ था 1875 में और इनकी डेथ हुई थी 1950 में। ये फ्रीडम, जो हमारा आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उस समय से ये लीडर थे। कई सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी के फॉलोअर हुआ करते थे। भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और भारत के पहले होम मिनिस्टर बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनका जो योगदान है वो किस में है, प्रिंसली स्टेट्स को एक कराने में, इंटीग्रेशन कराने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारी कमेटी हुआ करती थी, उन कमेटियों का ये मेंबर हुआ करते थे, जिनमें से एग्जांपल दे रखे हैं कि फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी जो कमेटी हुआ करती थी, इनके भी ये मेंबर हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।